Hello everyone, welcome to another author's interview of Kitab Writing Publication. So today we have Anirban Das sir with us. His book Middle Class Boy Guideline to Happy Life recently ही publish हुई है हमारे publication के साथ. So first of all, congratulations sir. Thank you. Thanks a lot. So sir, how are you feeling? आपकी book publish हो गई है? Actually, yeah, मुझे अभी काफी मिक्स फीलिंग आ रही है बिकॉज कभी मैंने की नहीं थी एंड इट वाज लाइक मिक्स्ड फीलिंग कि मेरे को कुछ वैसा स्पेशल फील नहीं हो रहा है आई डोंट नो व्हाई बट या एट द सेम टाइम आई एम एक्साइटेड अबाउट हाउ द पब्लिक इज रिस्पोंडिंग टू इट काफी सारे लोगों ने लिया है ऑलरेडी एंड आई एम एक्साइटेड फॉर द रिएक्शन एक्चुअली जब तक रिएक्शन नहीं आएगा तब तक शायद वो एक्साइटमेंट नहीं आएगी जी सर एक्चुअली सर आपकी बुक का नेम ही इतनी ज़्यादा क्यूरियोसिटी से भर देता है कि नहीं मुझे तो पढ़नी ही पढ़नी है इस टाइप का। खैर हम टाइटल पे बाद में बात करेंगे, उससे पहले मैं चाहूँगा कि आप हमारी ऑडियंस को फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बताएं। ओके सो मेरी फैमिली बैकग्राउंड में कंप्लीटली म्यूजिक से हूँ एंड बुक का कोई प्लानिंग था नहीं एंड जैसे कि बुक बोलती है कि मिडिल क्लास बॉयज गाइडलाइंस सो या ऑब्वियसली आई एम फ्रॉम अ वेरी मिडिल क्लास फैमिली एंड पहले इनिशियल फेज में काफी ज्यादा स्ट्रगल हम लोगों की फैमिली ने देखी है बट या वी आर गुड नाउ बाय गॉड्स ग्रेस बट कंप्लीटली मैं म्यूजिक बैकग्राउंड से हूँ मेरी मदर जो है वो डांसर है डांस टीचर है सीनियर डांस टीचर है काफी एंड मेरे फादर जो अभी नहीं है वो भी एक्टिंग के लाइन से थे एंड सो और मैं म्यूजिक प्रोडक्शन के लाइन सो कंप्लीट एक म्यूजिक बैकग्राउंड से ही ऑलराइट सर, तो सर आपकी पूरी फैमिली बैकग्राउंड म्यूज़िक में था, आप भी म्यूज़िक से ही रिलेटेड हैं, तो आप में वो कीड़ा अचानक से कहाँ से आया राइटिंग को लेकर? कहाँ से इंटरेस्ट बनना शुरू हुआ आपके अंदर राइटिंग को लेकर? एक्चुअली मैं ना बचपन से काफी ज्यादा किताबें पढ़ता हूँ लाइक सबसे पहले स्टार्ट हुई थी हमारे कॉमिक्स से राज कॉमिक्स इफ यू रिमेम्बर सो राज कॉमिक्स से स्टार्ट हुआ था एंड वहीं से मतलब कहानियों से मतलब मेरा पाला पड़ा हुआ था एंड मेरे पास मतलब पूरा डिब्बे भर के मतलब कॉमिक्स रहते थे कार्टून्स में एकदम मतलब भर्ती भर्ती करके मेरे पास कॉमिक्स आया करते थे देन धीरे धीरे बड़ा हुआ तो नॉवेल्स में गया एंड काफी सारी किताबें पढ़ी है काफी सारी किताबें पढ़ चुका हूँ एंड कभी हमेशा लगता था कि नहीं जब मतलब कैपेबल होऊंगा शायद अपनी किताब एक बार लिख के देखूंगा कैसी लगती है हालांकि जब मैंने ये लिखना स्टार्ट किया था आई हैड नो प्लानिंग ऑफ पब्लिशिंग इट मैंने सोचा था कि चलो लिख के देखते हैं अगर अच्छा हुआ खुद को अगर अच्छा लगा तो फिर कुछ करेंगे इसको लेके अगर नहीं अच्छा लगा तो किसी को पता नहीं चलेगा इसलिए सो नो वन न्यू कि आई वाज राइटिंग अ बुक नो वन न्यू सर आपने सो सबसे फ्रॉम दैट इट स्टार्टेड या तो सर आपने सबसे पहली बार कब लिखा था और वो किस बारे में था? मैं बचपन से थोड़ा बहुत लिखता आ रहा हूँ लाइक पहले पोएम से स्टार्ट हुआ था देन सॉन्ग राइटिंग से स्टार्ट हुआ देन धीरे धीरे क्योंकि मैं जैसे कि मैंने कहा कि मैं म्यूजिक बैकग्राउंड से हूँ तो इन दैट टर्म मैं इनडायरेक्ट फिल्म मेकिंग में भी घुस गया था क्योंकि म्यूजिक वीडियो से मुझे डील करना पड़ता था एंड धीरे धीरे मेरा इंटरेस्ट उसमें भी था कि थोड़ा बहुत फिल्म मेकिंग करके देखते हैं एंड सो उसके लिए स्क्रिप्ट्स लिखना पड़ रहा था सो फ्रॉम आप बोल सकते हो कि तकरीबन कॉलेज डेज से या फिर मतलब अर्ली कॉलेज डेज से मैं लिखना मैंने स्टार्ट किया था इन द टर्म ऑफ स्टोरीज ओके सर, तो सर आप टाइटल की बात कर लेते हैं। आपने अपनी बुक का नाम रखा है मिडिल क्लास बॉय गाइडलाइन टू हैप्पी लाइफ। तो सबसे पहले तो मैं चाहूँगा कि आपके लिए एक हैप्पी लाइफ की डेफिनेशन क्या है वो हमारी ऑडियंस को बताएं। अगर पूरे बुक को अगर एक लाइन में अगर समराइज करूँ तो फिर शायद काफी डायरेक्ट अगर होगा तो ये होगा कि अपने काम से काम रखा करो दूसरों के काम में ज्यादा इंटरफेयर करोगे तो बैकलैश हमेशा मिलते ही है एंड इस पूरे बुक में शायद अगर मैं टाइटल की बात करूँ ना तो सबके लाइफ में लाइक आपकी भी लाइफ में शायद ऐसी हुई होगी कि मैं जिंदगी में ये नहीं करने वाला हूँ कभी भी ये हमेशा हम लोग बोलते हैं मुझे यहाँ से जाके मतलब मुझे ये सीख मिल गई कि मैं ये नहीं करने वाला हूँ मैं जिंदगी में कभी ये नहीं करता तो सबके उस ये नहीं करता के पीछे ना एक स्टोरी रहती है
सो दिस बुक इज अबाउट माई स्टोरीज कि क्यों मैंने उस रूल्स को मतलब मेरे लिए रखा है। एंड दिस आर नॉट मतलब लिखने के लिए मैंने लिखा है, दिस आर एक्चुअल रूल बुक। मेरे पास एक छोटा सा रूल बुक है, आई विश आई कुड शो यू, बट मेरे पास हमेशा एक रूल बुक है। मैं यहाँ पर लिखता रहता हूँ कि हाँ ये मेरे रूल्स है। कभी भी मतलब कुछ भी हो ना तो अपने रूल्स को रिवाइज करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ना कभी कभी हम लोग ना वो गलती वापस फ्लो में कर जाते हैं। और इसीलिए मैक्सिमम ऑफ द प्रॉब्लम्स हम लोगों के लाइफ में इसलिए आते हैं क्योंकि मतलब हम अपने ही गलतियां दोहराते रहते हैं। तो दीज आर माई रूल बुक, दीज आर माई रूल्स, सॉरी। सो उसी को मैं शायद फॉलो करता हूँ। एंड शायद जनरलाइज मैंने इसलिए किया हुआ है क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जो मतलब मिडिल क्लास लोग जो होते हैं ना, तो वो मतलब काफी एक मतलब ना इस साइड के होते हैं ना उस साइड के होते हैं। सो इसलिए वो मिडिल क्लास है। देखिए अगर गरीब अगर होता है ना, गरीबों में बॉन्डिंग बहुत अच्छी होती है। मतलब क्योंकि ये सब मैं इसलिए कह पा रहा हूँ क्योंकि स्टूडियो लाइन से हूँ, तो काफी सारे मतलब लोगों से मैं हर रोज मिलता रहता हूँ। मतलब स्टार्टिंग फ्रॉम वेरी लोअर क्लास से मैं लेके भी मैं मिल रहा हूँ, काफी अपर क्लास में मिल रहा हूँ। सो मैंने देखा है कि लोअर क्लास में क्या होता है कि ना आप नोटिस कीजिएगा कि वो लोग ना, उन लोगों में काफी ज्यादा बॉन्डिंग होती है, क्योंकि उन लोगों के पास पैसा नहीं होता, उन लोगों में बॉन्डिंग होती है, एक दूसरे की मदद कर देते हैं, कुछ भी हो तो एक दूसरे के साथ मतलब मिल लेते हैं। लेकिन और अपर क्लास में क्या होता है कि दे आर वेरी मेटेरियलिस्टिक हो जाता है कि हाँ पैसा है, डीलिंग है, एक प्रोफेशनल एक रिलेशन मेंटेन हो रहा है। लेकिन मिडिल क्लास लोगों में प्रॉब्लम क्या होता है कि क्योंकि उन लोगों के पास पैसा कम है, तो ना ये लोग इस साइड में जा पाते हैं कि पैसों से सब कुछ मतलब हम लोग सेटल कर लेंगे, और ना वो लोग गरीब है कि उन लोगों में बॉन्डिंग अच्छा है। अभी मिडिल क्लास में अभी क्या होता है कि ना हम लोग को लगता है कि मिडिल क्लास सिर्फ एक टर्म है, लेकिन नहीं है। मिडिल क्लास बहुत सारे टर्म्स है। मिडिल क्लास के अंदर 2 3 4 5 फेजेस है। कुछ लोग थोड़े कम पैसे वाले, थोड़े ज्यादा पैसे वाले हैं, और उन लोगों में ये ना रहता है, कंपटीशन रहता है कि इसके पास तो इतना है, मैं इसके साथ नहीं मिलने वाला हूँ, इसके साथ तो उतना है, मैं इसके साथ नहीं मिलने वाला हूँ। हम लोगों में ही कंपटीशन लगी रहती है। इसीलिए इस बुक का नाम शायद मिडिल क्लास बॉयज गाइडलाइंस टू हैप्पी लाइफ है। एंड इसी उसी को लेके ये पूरी बुक डिस्कशन मतलब वो डिस्कस करती है वो बुक। ऑल राइट साम। तो सर आप मीडिया लाइन से जुड़े हैं, स्टूडियो वगैरह का काम है, आप म्यूज़िक लाइन से जुड़े हैं, और आपका आई मीन कनेक्शन एक अपर क्लास के बंदे से भी और लोअर क्लास के दोनों से है। तो मैं चाहूँगा कि आप उनसे जब मिलते हैं तो आपको उन दोनों की मेंटालिटी में क्या डिफरेंस फील होता है? मेंटेलिटी में मतलब डिफरेंस ये है कि देखिए अगर लोअर क्लास की मैं बात करूं, मतलब बिलो पॉवर्टी लाइन बोले या फिर मतलब मिडिल क्लास से भी थोड़ा सा नीचे में अगर बात करें, तो एक बहुत बड़ी आदत है कि वहां पर ना सेविंग्स की मतलब ना ही स्पेस है, और ना ही सेविंग्स वो लोग करना चाहते हैं। मतलब अगर स्पेस भी अगर होगा ना तो फिर मतलब देखते हैं कि हाँ चलो आज ही खत्म कर लेते हैं उस चीज को। बट द अपर क्लास में मैंने देखा है कि दे आर वेरी प्रोफेशनल। मतलब वो लोग अगर अगर मैं अगर बात करूँ ना कि टिपिकल अगर बिजनेसमैन की मैं अगर बात करूँ, तो मैंने मतलब बैंक बैलेंस में करोड़ रुपए रहते हुए लोगों को भी एक एक रुपए के लड़ते हुए देखा है। सो दे पे अटेंशन टू दैट सिंगल पेनी। मतलब मेरे से आके भी जब बार्गेनिंग करते हैं ना, तो मेरे को खुद को शर्म लग जाता है, क्योंकि पकड़ लीजिए कोई बड़ा XYZ कंपनी है, वो लोग आ रहे हैं, तो दे डोंट हैव एनी इश्यू ऑफ पेइंग मी द अमाउंट आई डिजायर्ड फॉर। बट वो लोग वहां पर ही बार्गेनिंग करेंगे। सो दे पे अटेंशन टू ईच एंड एवरीथिंग। लेकिन लोअर क्लास में क्या होता है कि इतना ज्यादा मतलब वो लोग अटेंशन नहीं देते उस चीज को, बार्गेनिंग को। मतलब ये नहीं, मैं नहीं ये बोल रहा हूँ कि वो लोग बार्गेनिंग नहीं करते, लेकिन द मेंटलिटी यू थिंक कि इतना है हम लोगों के पास, लेकिन फिर भी वी विल सेव दिस मच। मतलब इतना भी बच जाए तो बहुत है। तो ये शायद बहुत मेजर एक डिफरेंस है। लेकिन हाँ, अपर क्लास बहुत मेटेरियलिस्टिक है, बहुत ही ज्यादा मेटेरियलिस्टिक है। मतलब उन लोगों के डिस्कशन भी ऐसे होते हैं कि मैंने ये ले लिया, मैंने वो ले लिया। एंड लोअर क्लास आर वेरी ज्यादा मतलब वो लोग इमोशंस पे खेलते हैं। जी सर। तो सर अगर आपको एक चांस दिया जाए कि या तो आप राइटिंग को फील्ड में कंटिन्यू कर सकते हैं या फिर म्यूज़िक की लाइन में, तो अगर एक आपको चूज़ करना हो तो आप किस लाइन में जाना चाहेंगे? ये मैं चूज कर ही नहीं सकता हूँ। क्योंकि राइटिंग मतलब अभी ना वे ऑफ लाइफ बन। तो सर आगे आने वाले 10 सालों में आप खुद को राइटिंग के फील्ड में कहाँ देखना चाहेंगे?
मैं चाहता हूँ कि मेरे पास जो मतलब नॉलेज है रिगार्डिंग द म्यूजिक, क्योंकि ना ये बुक मैंने काफी इमोशन में आके मैंने लिखा था। बट मेरे प्लानिंग मतलब जो इनिशियल जो प्लानिंग था वो म्यूजिक के रिलेटेड था कि हाँ म्यूजिक में अब तक जो मैंने नॉलेज गैदर की है वो मैं शेयर करूँ, क्योंकि ऐसे काफी सारे मतलब हैक्स होते हैं या फिर टिप्स होते हैं जो मतलब नए प्रोड्यूसर्स को या फिर नए जो लोग इसमें आना चाहते हैं इस लाइन में उन लोगों को नहीं पता होता है। सो मैं चाहता था कि मैं उस बारे में बुक लिखूं, बट आउट ऑफ इमोशंस ये बुक निकल गई। तो 10 सालों में अगर बोलूं कि राइटिंग की फील्ड में, तो हाँ मैं म्यूजिक प्रोडक्शन के ऊपर काफी सारे बुक पब्लिश करना चाहता हूँ और शायद मैं करूंगा भी। एंड क्योंकि अभी क्या होता है कि ना ये सेक्टर जो है ना मेरे लिए काफी ज्यादा नया है, तो मैं प्रिडिक्ट ही नहीं कर पा रहा हूँ कि मतलब मैं कैसे खुद को देख सकूं। बट अगर फिर भी अगर मैं खुद को अगर देखना चाहता हूँ तो शायद वो म्यूजिक प्रोडक्शन के लाइन में ही होगा, म्यूजिक के बारे में लिखते हुए ही होगा। ओके सर। तो सर म्यूज़िक की लाइन में भी काफ़ी कई सारी चीज़ें होती हैं। मैं चाहूँगा कि आप हमारी ऑडियंस को थोड़ा क्लियर कर दें कि म्यूज़िक की लाइन में क्या क्या होता है और वो किस तरह से आप क्या करते हैं और उसमें आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती हैं। ओके, सो म्यूजिक के लाइन में बेसिकली ना बहुत सारे, जैसे कि आपने कहा कि बहुत सारे सेक्टर्स है। सबसे पहले जैसे आ जाता है हम लोग एकदम बेसिक म्यूजिक प्रोडक्शन, जो मतलब गाने सुनते हो आप लोग, तो उसका जो म्यूजिक है प्रॉपरली वो रहता है। देन बैकग्राउंड स्कोरिंग रहता है, फिल्म्स के पीछे जो गाना बजता रहता है, हम्म। कोई भी म्यूजिक बजता रहता है, तो वो बैकग्राउंड स्कोरिंग का अलग डिपार्टमेंट है। देन म्यूजिक प्रोडक्शन नहीं, ये साउंड के अंडर में आता है। देन वो होता है डबिंग आर्टिस्ट, डबिंग आर्टिस्ट नहीं सॉरी, डबिंग इंजीनियर। सो डबिंग इंजीनियर का काम ये होता है कि वो डब करते हैं, लाइव डबिंग होता है या फिर बैकग्राउंड में वापस मतलब शूट हो जाने के बाद डब करते हैं। देन इसके अलावा भी बहुत सारे होते हैं, जैसे कि आप मतलब हर एक जगह पर मतलब इस लाइन का मतलब यूज है। जैसे कि अगर आप क्रिकेट मैच देख रहे हो तो वहां पर भी इसका यूज है, वहां पर भी ये होता है। एक और होता है वो है साउंड डिजाइनिंग। साउंड डिजाइनिंग का मतलब बहुत एक बड़ा एक वो है, क्या बोलते हैं उसको, दायरा है। तो उसमें क्या क्या आता है, जैसे कि मूवी वगैरह में ना इफेक्ट्स होते हैं। जैसे किसी को पंच मार दिया तो उसमें एक आवाज आती है, तो उसका एक बैलेंस, उसका एक मतलब अलग ही वो होता है, सेक्टर होता है। तो काफी ज्यादा बड़ा ये मतलब फील्ड है। बहुत लोगों को मतलब टेंशन रहती है जब भी इस लाइन में आएंगे कि शायद मुझे ये करना चाहिए या फिर वो करना चाहिए। तो ऐसा नहीं है, बहुत सारे लाइन से पहले अपने स्पेशलाइजेशन को पकड़ना चाहिए कि मेरे को किस में ज्यादा मतलब अच्छे से आ रहा है, एंड देन उस लाइन को बस बस अपने हिसाब से मतलब ढाल लेना है, उसी को पकड़ के मतलब आगे बढ़ते जाना है। ओके सर। मैं फिलहाल म्यूजिक प्रोडक्शन। ऑल राइट सर। तो सर आपका ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा रहा हमारे किताब राइटिंग पब्लिकेशन के साथ। इट वाज लवली लवली लवली, इट वाज वेरी लवली। स्पेशली मैं मेंशन करने ही वाला था दिव्या जी, जिसको मैं मतलब अपनी बहन मानता हूँ। सो दिव्या जी ने इस प्रोसेस को ना इतना इजी बना दिया है, इतना इजी बना दिया है। लाइक मैं एज ए बहन उसको मैं नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन मैं एज ए मतलब पब्लिशर में उनको अगर बोलूँ तो शी इज लाइक समथिंग, मतलब शी हैज समथिंग कि हर चीज को ना वो बहुत सिंप्लीफाई कर सकती है। मतलब कुछ भी प्रोसेस हो ना उसको उसको बहुत ही सिंप्लीफाई वे में मतलब वो मुझे करके देती है। इवन मतलब वो हमारी प्रोडक्शन हाउस की ब्रांड मैनेजर है, तो वो मेरे प्रोडक्शन हाउस के भी मतलब काम को देख रही है। एंड वो ना हमेशा ना उनकी एक आदत है कि पुश करते रहना। एंड दैट्स द थिंग आई लव अबाउट हर द मोस्ट, कि वो हमेशा ना पुश करती है कि अरे आपने दिया नहीं, अरे आपने किया नहीं ये चीज। अभी भी या ये इंटरव्यू से पहले भी उन्होंने मतलब मेरे को कुछ एक भेजा कि आज आपको ना ये वाला करके देना है, आपने अब तक किया नहीं। सो कोई हमेशा ना किसी किसी के पीछे ना कोई ना एक चाहिए जो मतलब पुश करे उस काम को करने के लिए। आई आई होप यू नो हर वेरी वेल, क्योंकि आप लोग तो ऑलरेडी काम कर रहे हो, तो उनकी आदत आपको पता है। बट शी इज अ वेरी कैपेबल गर्ल एट दिस एज। मैं तो इमेजिन भी नहीं कर सकता कि इतनी सारी चीजें वो हैंडल कर रही है अकेले। Yes, she is really very capable and hard working. या फॉर श्योर फॉर श्योर। मैं उनको इवन बोलता भी हूँ कि थोड़ा सा
थोड़ा सा कम काम किया कीजिए। उस दिन हम लोगों की बातें जब हो रही थी इसके बारे में, तब उन्होंने मुझे कहा कि काम नहीं करेंगे तो कैसे होगा। तो that's a motto I know, like yeah, she has been working from the day one, जब मैं उनको जानता हूँ तब से मैं देख रहा हूँ कि she is completely into work. Okay. So, sir, before we end this episode, I want you to convey a special message through this interview. देखिए, अगर सम अप करें सब चीजों को, तो मैं जस्ट ये बोलना चाहता हूँ कि थैंक्स टू किताब राइटिंग पब्लिकेशन फॉर लेटिंग अ नॉन राइटर राइट अ बुक, बिकॉज काफी सारे पब्लिकेशन हाउस से मेरा पाला पड़ चुका है। ऐसा नहीं है कि किताब राइटिंग पब्लिकेशन फर्स्ट था जिनको मैंने अप्रोच किया था, बट द वो क्या बोलते हैं ना, अपनापन एक होता है ना, किताब राइटिंग पब्लिकेशन में वो अपनापन, बस वही एक्स फैक्टर है जिसकी वजह से शायद ये बहुत आगे तक जाएगी। एंड आई नो ये ऑलरेडी बहुत आगे तक जा चुकी है, लेकिन टॉप जो पब्लिकेशन हाउस है उसको टक्कर देने के लिए ये एक्स फैक्टर बहुत ही मतलब इम्पोर्टेंट है, एंड वो किताब राइटिंग पब्लिकेशन में है। वो अपनापन मुझे किसी में भी नहीं मिला। दे आर वेरी प्रोफेशनल, दे आर वेरी प्रोफेशनल, एंड सबके ना रेट्स काफी मतलब वो क्या बोलते हैं, अनरियलिस्टिक टाइप के रेट्स लेके मतलब पब्लिकेशन करते हैं। दैट आई थिंक किताब राइटिंग पब्लिकेशन इज डूइंग अ ग्रेट जॉब इन, बिकॉज इस रेट में पब्लिश करके लोगों के हाथों तक बुक पहुंचाना इज नेक्स्ट इम्पॉसिबल। क्योंकि मैंने जब मुझे अभी भी याद है, जब मैंने स्क्रिप्ट उनको दी ना, स्क्रिप्ट देने के बाद शी डिडंट टेक एनी टाइम, उन्होंने विद इन हाफ एन आवर या फिर 1 आवर उन्होंने बुक को ऑलरेडी अमेज़न पे अवेलेबल करवा दिया था। तो आई वाज वेरी शॉक्ड कि हाँ चलो इतना जल्दी काम हो गया है। एंड यही चीज मतलब मुझे मतलब काफी ज्यादा अच्छी लगी। मतलब एक होता है ना पर्सनल टच, हर एक पब्लिकेशन हाउस का एक पर्सनल टच होता है ना, तो ये दिव्या जी का शायद अपना खुद का पर्सनल टच है। एंड वही अपनापन मतलब अगर ये किताब राइटिंग पब्लिकेशन अगर रखे अपने साथ में तो बहुत आगे तक जा सकते। All right. Thank you so much, sir. And once again, congratulations on the successful publishing of your book. Thanks a lot. Thank you so much, sir.